मुझे लगा कि सिर्फ कहानियाँ नहीं बनाती हूँ मैं, कि बच्चों के साथ फ्रेंड बनना चाहिए, ये तो जुमले खूबसूरत लग रहे जी हाँ, होते, जी हाँ। बनकर एक्चुअली दिखाना भी पड़ता है। उसने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बताया जो मेरे लिए थोड़ा-सा लम्हा ए फ़िक्रिया भी था। तब इसको इतना सूरह ज़लज़ाल के बारे में तो इतना नहीं पता है, इसको सूरह आदियात और ऑफ कोर्स, बय्यनात के आई बारे मीन में तो इतना नहीं पता। मैं बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन्स फेस करती आई हूँ लाइफ में कि तुम तो डॉक्टर थी और तुम तो शानदार डॉक्टर। वन फाइन मॉर्निंग I got up and I changed the whole landscape of my life. मुझे बाज़ औक़ात एक फीलिंग आती है कि देयर इज़ दिस आई एम सो सॉरी एक गॉड सिंड्रोम लगता है कि एक इन्फेक्टेड हैं डॉक्टर्स के दे जस्ट फील दैट द व्हाइट कोट्स बस are they are the angels of mercy. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान बहुत सारे आदाब तस्लीमात to all the Pakistanis all over the world and a very warm welcome to the good side where we meet people who make Pakistan Pakistan. आज हमारे साथ एक बहुत डायनामिक करिज्मेटिक पर्सनालिटी मौजूद हैं। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए बिकॉज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है और हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस होती हैं और एक दूसरे को एनर्जाइज कर देते हैं। मगर इसमें ज़्यादातर रोल मेरी गेस्ट का है कि वो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ आई गेट दिस सर्ज ऑफ एनर्जी वेरेवर शी गोज। वो जहाँ से गुजरती हैं वहाँ एक सनशाइन और पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हुई जाती हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, हम उनसे खुद पूछेंगे कि वो क्या करती हैं, बट आई एम डाइंग टू टेल यू ऑल दैट शी इज सच एन अकॉम्प्लिश्ड पर्सन माशाल्लाह से। शी इज़ एन MBBS डॉक्टर, ठीक है, शी इज़ अ PhD, शी इज़ डन हर MPhil and then now she's doing her postdoc. Oh my God. एक महीन सी खातून जो कि हद से ज्यादा हसीन है, इतना सब कुछ अचीव कर रही हैं, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बीवी भी हैं और एक बहू भी हैं। ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? तो ये हम डॉक्टर आसमा से चल के पूछते हैं। ओह माय गॉड! सारा आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो मेरे लिए भी, मैं लेट इट सिंक इनसाइड मी फर्स्ट। This is true, all of it. मतलब your accomplishment, your personality are both a जबरदस्त धमाके वाला मैच और उसके साथ सच अ हम्बल नेचर और बात करके लोगों में खुशियां बिखेरने वाली आदत। कहाँ मिलते हैं ऐसे कॉम्बिनेशंस? नहीं, लेकिन सारा ये वाली जो ना पूरा स्क्रिप्ट, ये अच्छा वाला स्क्रिप्ट है ना, ये आप मेरे घर भी भिजवा दीजिएगा। अल्लाह, तो ये जाएगा ना इसके जरिए। और क्योंकि समटाइम्स जो घर की मुर्गी होती है वो दाल बराबर होती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इससे फ़र्क मेरा ख़्याल है कि जब मैं अपनी 20s में थी या 30s में थी, तब फ़र्क पड़ता था मुझे कि वो ये मैं मुझे ना ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और वो देखो मैंने इतना मेहनत की, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने तारीफ़ ही नहीं की, इतनी मैंने अच्छे खाने बनाए, किसी ने देखा भी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे अब थोड़ा अफ़सोस होता है कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया? ये सोचने में भी क्यों टाइम वेस्ट किया? उस टाइम में भी मैं बहुत कुछ और कर सकती थी। मेरी नज़र में हम हमारी ज़िंदगी के ना बहुत सारे फ़ेज़ेज़ होते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी नमाज़ के बारे में बताऊँ, जब मैं 7-8 साल की उम्र में थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है। अम्मी नमाज़ पढ़नी है, साथ में हम भी दुपट्टा लेके खड़े हो गए, गलत-सलत जैसे भी हम पढ़ रहे हैं उनके साथ घुसे हुए हैं। उसके बाद फिर मौलवी साहब के डर से नमाज़ पढ़ते थे। 10-11 साल की उम्र में अम्मी ने थोड़ी सख्ती ज़्यादा कर दी कि भई अब तो नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब हम उनके डर से पढ़ना शुरू हो गए कि डाँट पड़ेगी और सुबह उठाने से पहले वो पानी का गिलास फेंक देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। तो यानी आप सोचें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न्स बदलती जा रही हैं ना।
फिर जब हम 14-15 साल के हुए तो हमारे मैट्रिक में अच्छे नंबर आने चाहिए। अब हमारी नमाज़ों में थोड़ी मीनिंगफुलनेस आना शुरू हो गई। हम दुआ माँगना शुरू हो गए कि अब वो उसके बाद खुशखुशी और खुशबू बढ़ना हाँ, शुरू हो बढ़ना गया। शुरू हुआ। 17-18 साल की उम्र में हमारी दुआएँ चेंज होना शुरू हुई। अब हमें मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। उसके बाद 24-25 साल की उम्र में यार हमारा फाइनली वो हमारा मेडिकल कॉलेज में अच्छे नंबर आ जाएँ और हम डॉक्टर बन जाएँ, फिर हमारी अच्छी जगह शादी हो जाए। आप सोचिए नमाज़ की ट्रांज़िशन देखें, कैसी हो रही है? मतलब ये तो पूरी की पूरी उसके बाद 30 फिर हमारी औलाद, फिर औलाद के लिए, फिर करियर के लिए, फिर पैसों के लिए, फिर अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, न जाने क्या-क्या। और इस स्टेज ऑफ लाइफ में आप यकीन कीजिए, वो मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खड़े होके ये सोचती हूँ कि यार मेरा ये ख्याल है कि हमें सिर्फ ये दुआ मांगनी चाहिए थी कि अल्लाह जो करना बेहतरीन करना, हक में बेहतर हो। और बेहतरीन कर मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे माँ-बाप के लिए और सब उन लोगों के लिए जो कि मेरे लिए अच्छा सोचते हैं या जो मेरे लिए अच्छा नहीं भी सोचते उनके लिए। क्या बात है। आप यकीन कीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरी दुआओं में अब मैं हैरान रह जाती हूँ जब मेरे बच्चे कहते हैं मामा स्पेसिफिकली ये दुआ कीजिएगा। यहाँ तक कि मुझे टेक्स्ट में स्क्रिप्ट भी लिख के भेजते हैं कि मामा आपने ये वाली दुआ करनी है। और मैं दिल में सोचती हूँ, मैं हँसती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इनको गलत नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। कितने हम लोग अजीब है ना कि हम अपने बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हम अभी हैं, और हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट नहीं करते जब हम वैसे थे तो हम करते थे ऐसा क्यों? क्या बात है। सोचते भी थे क्या हम। आपने जबरदस्त बात की है डॉक्टर आसमा। मतलब आपने पूरी पेरेंटिंग को समंदर को कूजे में बंद किया है। Really? Okay. सीरियसली आई कैन सो कनेक्ट विद दिस। आई कीप टेलिंग पेरेंट्स कि आप जिस लेंस के साथ अपने बच्चों को चश्मे के देख रहे हैं, वो आप इस वक्त अपनी स्ट्रगल्स के बाद एक कामयाब लेवल पे पहुंचने के बाद डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी लाइक यू राइट नाउ। Right now, आप भी तो exactly. गलतियां कर करके आगे पहुंचे हैं ना, ब्लूपर्स कर करके, मिस्टेक्स कर। सो व्हाई एक्सपेक्ट देम टू बी परफेक्ट? बिल्कुल। और पता है मैं अभी तो ये बात कह रही हूँ, लेकिन जब मैं बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि तुमने नमाज जल्दी क्यों पढ़ी, मैंने तो इतनी देर में पढ़ी, तुमने इतनी जल्दी क्यों पढ़ी? मतलब वाई, मैं तो बहुत ही जल्दी पढ़ा करती थी, मुझे तो ये याद भी नहीं होता था कि मैंने कुल हुवल्लाहु भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मतलब और मैं अपने बच्चों को सारा वक्त ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे जैसे हो अब, जो कि मैं अब हुई हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और बेहतरीन बात। लेकिन एक बैलेंस भी रखना चाहिए। आपने देखा है कि वेस्ट में आजकल कहते हैं कि बच्चों को जो है ना समझें, और बच्चे जो हैं वो मेंटल टर्मोइल का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ इसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। ट्रॉमा इज द वर्ड। हाँ, मैं इतनी देर से सोच रही एग्जैक्टली ट्रॉमा क्यों हो जाएगा भाई? किस चीज का ट्रॉमा? हाँ, और डर के मारे आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, बच्चे आपके बारे में शिकायत लगा देते हैं और काउंसलर्स को बुला लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। हमें बैलेंस रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों की तरबियत करते रहना चाहिए, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। बेहतरीन बात। और चाहे उन्हें अच्छा लगे, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, किसको अच्छा लगता क्या है रोक टोक तरबियत? हो रही है कुछ, हाँ, वो ये है कि सरजनिश हो रही है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि बच्चे के लिए 8 घंटे की रात की नींद ज़रूरी है, तो है। अब आप उसके ग्रोथ हार्मोन को अब आप मेडिकल की हार्मोनल उसको तो आप उसको चेंज थोड़ी कर निगेट तो सकते नहीं हैं। कर सकते उसके हाँ, साथ। आपको पता है कि रात को ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। आपको पता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारी बॉडी रात को अडॉप्ट करती है। हम बच्चा सोएगा नहीं, उसका न्यूरॉन सोएगा नहीं, तो वो कैसे वो करेगा? हमें एज ए पेरेंट कुछ चीज़ों पे फुट डाउन करना चाहिए, और वो है हेल्थ, वो है फिजिकल, which is related to mental and the emotional health। जो बात है, दोनों चीजें, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ। बच्चा आपको पता ही नहीं है कि आपने तो खाना खिला दिया, उस थोड़ी देर के बाद उसने टेक अवे मंगवाया। आपको पता है, कि वो टेक अवे से कितनी कैलोरीज ले रहा है, और उसमें कोई न्यूट्रिशन है भी कि नहीं उसके है। बाद वो कितना थक रहा है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन टाइम उसका जो है वो इतना ज्यादा है, 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसका? वो तो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी का बंदा बनेगा। डिसीजन मेकिंग टोटली गॉन होगी उसकी। जिस वक्त उसकी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा ना, उसके डिसीजन मेकिंग फॉल्टी होंगे, बिल्कुल मेस्ड अप होंगे।
उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो उसके अंदर होगी ही नहीं। क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही तो पहले वो उसको पता ही नहीं है कि वो इतना थका हुआ क्यों है। तो व्हाट यू सजेस्ट कि अब अगर रोक टोक करेंगे या बार बार तंबी कर रहे हैं, सरजनिश हो रही, तो बच्चे चिढ़ से जाते हैं और फिर वो एक शेल में बंद होने लगते हैं कि सामने बिल्कुल, ही नहीं आओ तो ये कुछ कहेंगे हाँ ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ये कि कुछ ऐसा क्या करके दिखाया जाए बच्चों को, कुछ उसूल बनाए जाए घर में कि हाँ भाई ये एक टाइम मेज पे सब खाना खाएंगे और बस घर का जो पक्का हुआ होगा, दाल चावल सलाद जो भी कुछ है वो होगा और सबने यही खाना है, और एक दफा हम कुछ बाहर से कर लें। क्या कुछ उसूल बना लेने चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल्स होंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे ना? अगर हम उसका नाम प्रिंसिपल रखेंगे ना तो फिर तो बच्चा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसका नाम प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ये मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनको आप अच्छी तरह जानती हैं। वो कहते हैं कि अगर कोर्स का नाम बहुत अच्छा होगा ना तो स्टूडेंट उसमें आएगा। उसका कोई बहुत ही कुछ क्रिएटिव खुश्क सा नाम होगा ना जिसमें इतनी मुश्किल बातें उसके नाम में होंगी तो बच्चा क्यों आएगा। सही मतलब बात है। तो अगर हम बच्चों के साथ उनकी कुछ हॉबीज को अपना लें, जैसे कि अगर आपके बच्चे को, जैसे मैं अगर आपको बोलूं टेलर स्विफ्ट, अभी मैं इसलिए आजकल क्योंकि भाई मैं इन है ना, ट्रेंडिंग में हाँ है। तो अब टेलर स्विफ्ट हाँ। है, एक खातून है जो कि अब 30-32 मगरबी साल की दुनिया हो की चुकी हैं। आइकॉन है। हाँ हाँ। अब 30-32 साल की हो चुकी हैं, लेकिन जिस जमाने में वो 11-12-13-14 साल की थी उस जमाने से वो बहुत अच्छे गाने गाती हैं। और वो गाने जो हैं वो जो बच्चे उस वक्त 11-12 के थे वो उस वक्त भी सुनते थे, और जो अब 30 साल के वो अभी भी सुन रहे हैं ना, हाँ। वो अब भी सुन रहे हैं। और उन वो खातून जो है उन्होंने 11-12 साल के बच्चे फिर भी अपने बनाए हुए हैं, यानी कि उनके उनके फैन फॉलोइंग सिर्फ वो बच्चे नहीं जो उनकी उम्र के हैं, वो बच्चे भी हैं जो अभी 11-12 साल के हो रहे हैं। तो अगर आप सारा दिन कहेंगे लाहौल वला कुव्वत, किस किस्म की बात कर रही है ये, इसका लिरिक्स सुने हैं, इसमें तो ये बात है, इसमें तो शैतानियत है, इसमें तो ये है, तो वो आपका बच्चा आपसे कभी भी जो है कनेक्ट शेयर नहीं नहीं करे पे। करेगा। हाँ, वो आपके सामने नाम भी नहीं लेगा, बोलेगा भी बिल्कुल। नहीं। अब मैं आपको इसकी एक लेटेस्ट, अगर आप इजाजत दें तो हाँ। बताऊं कि मेरी साहबजादी हैं, 15 साल की हैं, तो उनको भी बहुत शौक था टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट देखने के। तो अभी हम अपने लास्ट ट्रिप में हम उनको दिखाने ले गए, ठीक है। तो जब हम उनको तो अब हम उनको छोड़ने गए, फिर हम उनको लेने गए, 60-65 हजार लोग वहाँ थे, वहाँ रश था, वहाँ मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी फॉर अ मदर जो अपनी एक छोटी सी लड़की को अकेले छोड़ने जा रही है, क्योंकि मेरे पास तो टिकट नहीं था, उन्हीं के पास था। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन थी। तो अब मैं एक होटल में जाके बैठ गई कि मैं अब 5-6 घंटे यहीं बैठूंगी, जा तो नहीं सकती घर न जाना जाके वापस कैसे आना। होगा। उस दौरान मेरी बड़ी साहबजादी हैं जो कि 28-29 साल की हैं, उनका हमें फोन आया। उन्होंने हमसे कहा, मम्मा देखिए अब आपने बहुत कुर्बानी दे दी है ना, लेकिन अब आप ये उनके मुंह पे मलिएगा नहीं। जब वो निकल के आएंगी उनको 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 जो है ना मल मल के उन्हें ना बताइएगा कि मैंने कितनी कि देर तुम्हारा डोंट वेट किया। रब इट ऑन हर फेस कि मैं इस 5 घंटे से बैठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ और मैं बात तो ये सही था। की है। हाँ, बात तो तो सही की अब है। आप जो है ना एहसान जताने की स्प्री पे मत निकल जाइएगा, ठीक है। तो ये बात उस वक्त तो मुझे बड़ी कड़वी लगी, लेकिन मुझे सही भी लगी, मेरे दिल को लगी। मेक मैंने कहा ये सेंस। बात तो सही है कि अब मैंने उसको करा दिया है ना, और मैंने बहुत स्ट्रेसफुल टाइम उठा लिया है ना, वेटिंग पार्किंग ये वो, तो अब मुझे उसको अगर मैं जितलाऊंगी उसका तो सारा फन खत्म हो जाएगा ना। और आप यकीन कीजिए मेरी बच्ची इतनी वो प्यारी है कि वो वहां से मुझे, मम्मा आर यू ऑल राइट, अब वो कॉन्सर्ट है, इतना शोर है, वो मुझे वॉइस मैसेज करी, मम्मा इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू, मम्मा बस मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह, जब खत्म होने से 10 मिनट पहले निकल जाऊंगी मैं। तो शी इज वो फील, परेशान हाँ ऑलरेडी थी। ताकि आप रश में ना, वो ऑलरेडी वहां पर एंजॉयमेंट के दरमियान में उसको स्पर्ट्स आ रहे थे। कॉन्शियस। हाँ। कि मेरी मम्मा जो है वो पता नहीं कहाँ होंगी, उनको पार्किंग मिली होगी कि नहीं, वो घर कैसे पहुंची होंगी, वो रश में फंस तो नहीं गई होंगी, ऑल द टाइम शी वॉज थिंकिंग। और लेकिन जब वो वापस आई तो मैंने उससे इतने सवाल पूछे, अच्छा ये दिखाओ, मैंने उसकी वो सारी वीडियोस देखी जो उसने बनाई थी वहां पर, और वो मुझसे अब बात करती है टेलर स्विफ्ट की। मुझे खुशी हुई और मुझे मुझे लगा कि सिर्फ कहानियां नहीं बनाती हूँ मैं कि बच्चों के साथ फ्रेंड बनना चाहिए, ये तो जुमले खूबसूरत खूबसूरत लग जी रहे हाँ, होते, जी हाँ। बनकर एक्चुअली दिखाना भी पड़ता है। उसके लिए अपने आप को थोड़ा और नीचे ये भी तो मुझे मेरी बड़ी बेटी ने सिखाया। देखें। उसने सिखाया कि मम्मा अब हो गया ना, बहुत महंगा टिकट भी हो गया, अब इसको दिल पे लगा के ना बैठ जाए, और उसको ये ना कहे हमने तुझ पर इतना खर्च किया, हाँ। हमने तुझ पे ये किया। हाँ।
सो मुझे मैं समझती हूँ बच्चों की एक हॉबी उनके म्यूचुअल साथ, ग्राउंड होना चाहिए हाँ, जहाँ वो दरेख धड़क आपसे आपसे बातें करें। वो मुझे अब इस बात को तकरीबन 12-14 दिन हो चुके हैं, मगर वो आज भी मुझे वो वीडियोस दिखाती, मम्मा ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मम्मा ये देखें, मम्मा आपको पता, उसने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बताया जो मेरे लिए थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया भी था। तब इसको इतना सूरह जलजाल के बारे में तो इतना नहीं पता, इसको सूरह आदियात और ख्याल तो बय्यनात के नहीं बारे में ठीक। तो इतना नहीं पता हाँ। जितना इसको इसके बारे में पता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये वो 15 साल की है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। देखिए ये जो कनेक्शन आपका उससे इस्तवार हुआ है ना, इसी के जरिए फिर आप उसको कभी ये भी समझा सकते हैं जो कि आपके वरीज में शामिल है कि सूरह जलजाल के बारे में बताऊं या हाँ, किसी और अदब अदाब की चीज के। तो लेकिन अगर कनेक्शन ही नहीं होगा, हाँ, अगर बच्चा आपके करीब ही नहीं आ रहा और आप नजदीक आ रहे हैं और वो छुप रहा है, तो कोई भी बिल्कुल। बात कैसे करेंगे? बिल्कुल। और एक और चीज़, जब मैं उसके साथ मैं अपना कनेक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट मेरी ये अचीवमेंट्स हैं कि जब मैं गाड़ी में उसके साथ 9-9 घंटे की 8-8 घंटे की ड्राइव पर होती थी, 2-3 दफ़ा मैंने उसके साथ, तो मैंने उससे तय किया था कि देखो शुरू के 1-2 घंटे तुम्हें पता है मम्मा को तस्बीह पढ़नी होती है ना, और बहुत लंबी वाली पढ़नी होती है, और उस दौरान मम्मा बात भी नहीं करती, तो ना मुझसे बात करनी है, ना कोई गाना लगेगा, और ना ही तुमने शोर करना है, तुमने अपने कान में जो भी लगाना है वो कर लगा लेना है, के ठीक है? करो। और मम्मा को वो जो तस्बीह, और तस्बीह के बाद फिर तुम्हें पता है मम्मा एक सूरत भी सुनती है और वो भी सुनेगी, और उसके बाद वो फिर तुम भी सुनोगी, फिर गाने लगेंगे। और जो फिर अगर फर्ज करो कि 6 घंटे रह गए हैं, तो 3 घंटे तुम्हारे हैं और 3 घंटे मेरे हैं। उसने बड़े आराम से एडजस्ट किया। इस एग्रीमेंट पे साइन किया, उसने वर्चुअल सिग्नेचर किया और उसने कहा कि ठीक है। सो इस बहाने उसे ये तो पता है ना, मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि, मैं कहती हूँ अम्मी, लोग कहते थे कि बच्चों को जो सिखाओ वो नहीं सीखते, बच्चों को जो करके दिखाओ वो सीखते हैं। मैंने कहा मैंने तो अम्मी जिंदगी में कभी कोई नमाज मिस नहीं की, मगर मेरे बच्चे तो भी नमाज नहीं पढ़ते। कहती पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। मैंने, पढ़ेंगे तो बिल्कुल फिक्र ना कर। वो मुझे कहती है तुम ये सोचती भी कैसे कोई नहीं पढ़ेंगे, वो जरूर पढ़ेंगे। डोंट यू इवन फील बैड अबाउट इट, और हैव ट्रस्ट इन गॉड, वो पढ़ेंगे। डॉक्टर अस्मा, ये जो बच्चों का टॉपिक है और चैलेंजेस हैं और पेरेंटिंग है, ये हमारी बहुत म्यूचुअल इंटरेस्ट की, और जाहिर है एक ऐसी प्रेजेंट प्रॉब्लम है जिस पे हम बात करके एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। बट पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, एंड आई थिंक आई मिस्ड आउट मेंशनिंग योर MBA ऑल्सो इन ऑल योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो मुझे ज़रा उसके बारे में तफसील से बताएं, बिकॉज मैंने सिर्फ प्रोफेशनल इंट्रो आपका पढ़ा है, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल वो मैंने नहीं कभी डिस्कस की। एंड सिंस व्हेन आई रिक्वेस्टेड यू फॉर दिस पॉडकास्ट, मैंने कहा था हम हार्ट टू हार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, सही है। सारा ये तो आपने एक ऐसा तार छेड़ दिया है ना, और कि इसके ऊपर तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ब्रीफली मैं इसको कवर करती हूँ कि मैं बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस फेस करती आई हूँ लाइफ में, कि तुम तो डॉक्टर थी और तुम तो शानदार डॉक्टर थी, और तुम्हारा तो फैमिली भी डॉक्टर्स की थी, तुम लोगों के पास सेटअप भी था, रिसोर्सेज भी था, सब था, रिसोर्सेज भी थे। तुमने अपनी जिंदगी डॉक्टरी की तरह, मतलब मरीज देखकर क्यों नहीं वो की स्पेंड की, और आज तुम क्या से क्या कमा रही होती, और तुम क्या। तो उसकी मैं आपको रीजंस बताती हूँ, ये भी हार्ट टू हार्ट होंगी, कि मैंने 7-8 साल बहुत ही रिलीजियसली गायनी एंड ऑब्स की प्रैक्टिस की, रिलीजियसली, जिसको कहते हैं ना दिन रात मेहनत से मैं असिस्ट करती थी, क्योंकि मैं जूनियर डॉक्टर थी उस वक्त, ज़ाहिर छोटी थी, तो मैं सीनियर्स को असिस्ट करती थी। और उसके बाद जब 7-8 साल गुजरे, तो सारा मुझे ऐसा लगा कि ये असिस्टेंस मुझे लगता है लंबी चल गई है। अगर मैं ऐसे ही रही तो मैं तो जिंदगी भर मैं कब खुद गायनेकोलॉजिस्ट बड़ी बनूंगी और कब मैं खुद कमाना शुरू करूंगी। तो there were multiple reasons कि उसके बाद एक दिन one fine morning I got up and I changed the whole landscape of my life. मैं उठी और मैं एक यूनिवर्सिटी गई और वहां मैंने MBA में एडमिशन ले लिया। Okay, from MBBS to MBA. Now that After was 8 years or 9 years of MBBS and hardcore medical practice,
मैंने एक दिन डिसाइड किया, क्योंकि जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस में होती थी तो मुझे लगता था कि डॉक्टर जो होता है वो कितना क्यूबिकल माइंडसेट का होता है। क्यूबिकल माइंडसेट का मैं आपको मतलब बताऊं कि डॉक्टर जो होता है ना, वो जब मरीज देखता है ना तो वो एक क्यूबिकल में बैठ के देख रहा होता है, और वो होता है उसका साथ में उसका मरीज होता है और एक उसका नर्स होता है। तो इसको कहते हैं क्यूबिकल माइंडसेट। उसके अलावा उसकी लंबी सोच नहीं होती है। फिर वो इस तरह के 100 मरीज देख लेता है, फिर इस तरह के 1000 मरीज देख लेता है, बस वो क्यूबिकल माइंडसेट में ही रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर को तो बहुत कुछ और करना चाहिए। डॉक्टर को तो ये भी पता होना चाहिए सिस्टम्स कैसे बनते हैं, अस्पताल कैसे बनते हैं, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स कैसे हायर होती है, उसके अंदर फाइनेंसिंग कैसे होती है, उसके अकाउंट्स कैसे चलते हैं, उसके अंदर मार्केटिंग उसकी कैसे करते और हैं, लूप होल्स क्या होते हैं जहां मरीज फंस जाते हैं बेचारे, और इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ऑपरेशंस मैनेज कैसे होते हैं, उनका इक्विपमेंट कैसे आता है, वो लगता कैसे है। देयर आर मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए। यहाँ उसके लिए वो लोग आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट, मुझे एक सवाल बहुत जी जी बेचैनी हो रही है पूछने के लिए। देखिए हम लोग जब भी किसी डॉक्टर को कंसल्टेंट को दिखाने जाते हैं तो वो लोग इतने प्रोसीजरल सवाल पूछते हैं, ये कब हुआ, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कितना, दे डोंट आस्क कि वो पेशेंट की जो अपनी एक हर इंसान की इंटेग्रिटी, एक ईगो होती है ना, उसकी अगर वो नहीं बता पा रहा है या उसका कोई बैकग्राउंड, इमोशनल बैकग्राउंड पूछ लें, वो इतने टू द पॉइंट स्पेसिफिक, तो वो एम्पैथी या सिंपैथी वाला नहीं। तो आई एम सो सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर फ्रेटर्निटी, मुझे बाज औकात एक फीलिंग आती है कि देयर इज दिस, आई एम सो सॉरी, एक गॉड सिंड्रोम लगता है कि एक इन्फेक्टेड है डॉक्टर्स के, दे जस्ट फील दैट the white coats they are the angels of mercy, no doubt, but then they cannot just look down upon the patients as कीड़े मकोड़े, और ये कि डांट दिया डपट, ठीक है कुछ लोगों को करना पड़ता है। इसका मैं ना एंगुलर एनालिसिस करूं तो मैं कहूं कि समटाइम्स दे आर टू बिजी। अब अगर फर्ज करें, मैं आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताती हूँ। देर आर डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक द नेम्स, हु आर बिजी इनफ टू एक्चुअली मैनेज देयर प्रैक्टिस लाइक दिस, कि अगर फर्ज करें कि वो ये सोचते हैं कि मुझे एक वक्त में 40 मरीज देखने, और इस क्लिनिक में मेरे पास 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटे मेरे पास ये कमरा है। अब 40 मरीज मैं देखूंगा तो मैं तो 40 नहीं देख सकता इस 1 घंटे में, तो मैं यूं करता हूं, इस कमरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है, और एक हिस्से में मैं अपना असिस्टेंट बिठाता हूं, और वो आधे से ज्यादा सवाल वो पूछेगा, और फिर एक नजर सिर्फ मुझे देखेगा मरीज, तो और एक तरफ मैं देखूंगा, तो 20 मैं देखूंगा, 20 वो देखेगा, और इस तरह हम उस 1 घंटे में 40 मरीज निपटा देंगे। अब आप मुझे बताएं, उसके पास टाइम है जो वो आपकी तरफ उठ के भी देखे? उसको 40 मरीज मिल रहे हैं ना, वो एम्पैथी करेगा आपसे, उसके पास बड़े सवाल होंगे, वो जो है। और आपको पता है, आधा मुझे आज भी याद है कि जब मैं वार्ड में जाया करती थी तो मुझे पेशेंट्स क्या कहते थे कि डॉक्टर साहबा जब आप आती है ना तो हमारी तो बीमारी खत्म हो जाती है। यही तो मैं कह रही हूँ बात। आप हंसती हैं, आप मजाक करती हैं, आप कोई लतीफा सुनाती हैं, फिर आप मुझे कहती हैं उठो, लेटे हुए क्यों हो, और फिर आप जो है गप लगाती हैं, फिर हमारे साथ चाय पी, मतलब आप जैसा तो हमने कोई डॉक्टर ही नहीं देखा। मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, लेकिन मैं हूँ ऐसी। दिस इज अ फैक्ट। मेरी मदर इन लॉ, उनको बहुत क्रॉनिकल बहुत सारे इश्यूज थे, वो यही कहती थी कि देखो डॉक्टर जो है ना, उसके हाथ का वो जब लम्स आए ना आपके पास, आपका हाथ पकड़े, आपकी नब्ज देखे, जैसे ही वो लम्स आपके पास आए, आपकी आधी बीमारी, उसकी मुस्कुराहट आपकी आधी बीमारी खत्म कर देती है। जो मर्ज है, जो सिम्टम्स है, जो डायग्नोसिस है, जो प्रोग्नोसिस है, जो भी कुछ है, वो तो वक्त लेता है ना, बिल्कुल, और वो तो है अपनी जगह तकलीफ, मगर डॉक्टर की शख्सियत का ऑरा ऐसा हो कि वो मरीज, तो सिर्फ ये कह रही हूँ, एंड आई हैव मेट डॉक्टर्स जो कि बहुत बड़े नाम्स हैं, बहुत बड़े नेम्स हैं उनके, बहुत रश होता है, ओपीडी में 100 आदमी बैठा हुआ होता है, लेकिन उनके पास जाओ तो वो पहले पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, और फिर वो हमें अपने असिस्टेंट की तरफ भेज देते हैं, जैसे आपने कहा, वो मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है। तो ये 2 मिनट
अगर प्यारे से जुमले हाँ, सुकून से। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ ये आपने भी इसको समुंदर को कूजे में वो कर दिया। अरे 2 लफ्ज 2 बोल प्यार बस के, बस बस खत्म। अब डॉक्टर को तो मुझे ऐसा लगता था, जो मैं इसको रिकनेक्ट करूं दोबारा हमारी कॉन्वर्सेशन जहां से शुरू हुई थी, कि MBA, हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स को ना बहुत सारी और स्किल्स भी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने और मरीज की स्किल नहीं होनी चाहिए। भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मरीज में इसको ये बीमारी है, मुझे इसको क्या दवाई देनी है, लेकिन उसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा एम्पैथी, सिंपैथी आपने बोला, मल्टीलिंगुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नॉलेज मैनेजमेंट, उसके अलावा आपकी जो टीम है, आप जिसके साथ बैठे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन। हाँ उसकी, हाँ इस सब चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो डॉक्टर को लीडर भी होना चाहिए। उस चक्कर में मैं गई थी MBA करने, कि मुझे कुछ और स्किल्स आ जाए। जब मैंने MBA शुरू किया तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अच्छा। मुझे लगा दुनिया कितनी बड़ी थी। मैंने दुनिया को बर्ड्स आई से देखना शुरू किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मरीज तो एक नुक्ता है जो बीच में मुझे नजर आ रहा है, उसके इर्द गिर्द अगर मैं इकोसिस्टम देखूं ना हेल्थ का, तो इट्स अ बिग ह्यूज सिस्टम। मरीज, फिर उसके अलावा फिर उसके सारा मेडिकल का पूरा अमला, फिर उसके अलावा सप्लाई चेन, फिर उसके अलावा पूरा गवर्नमेंट का सेटअप, और फिर पता नहीं हेल्थ केयर इकोसिस्टम में तो हजारों एरियाज हैं जहां डॉक्टर अपनी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम क्यों उसमें फंस जाएं। बस फिर मेरी जिंदगी थोड़ी सी बदली। फिर मैंने MBA किया, फिर मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट, राइट? हेल्थ केयर, हाँ मैंने हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया। फिर मैंने MBA करने के बाद मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सर्व किया। फिर मैंने डिफरेंट और सिंध एजुकेशन मैंने डिफरेंट हाँ मतलब लाइक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने वो किया, जहाँ मैंने मैनेजेरियल कैपेसिटी में काम किया। अब उस वक्त मैं ज़ाहिर थोड़ी यंग थी, तो मैं मैनेजेरियल कैपेसिटी में मैंने बहुत लर्न किया, दौड़ करनी पड़ती है। रिसर्च की मैंने। अच्छा, रिसर्च। आई वाज रीडिंग इन योर इंट्रोडक्शन 50 रिसर्च पेपर्स। नहीं, मेरे माशाल्लाह 27 हैं। अच्छा। और रिसर्च पेपर्स हैं, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4-5 अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह 3-4 और हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर फर्ज करें कि मैं एक OPD में बैठती हूँ, मैं रात की OPD कवर कर रही हूँ, रात के 9 से सुबह 9 तक, और उसके बाद मैंने 1 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखा, तो मुझे लगा कि मेरी इस OPD में रात 9 से सुबह 9 तक ज़्यादातर सर दर्द के मरीज आते हैं, और मैं इस लोकेलिटी में बैठती हूँ। तो ये तो मेरे लिए एक रिसर्च का टॉपिक है ना, बेशक, कि क्यों इतने सर दर्द हो रहे हैं इधर, और यही एज ग्रुप में क्यों हो रहे हैं, यही फीमेल्स में क्यों हो रहे हैं, यही औरतें ही क्यों वो हो रही हैं। मतलब 70% औरतें 40 से ऊपर वाली सर दर्द की शिकायत से रात के 9 बजे के बाद आती हैं। Oops. This is telling us something. तो इट इज Red flags, हाँ। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिसर्च करूं, पेपर छाप लूं। इसका मतलब आई शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कि इस एरिया में काउंसलर्स की ज़रूरत है, इस एरिया में स्कूल्स में भी काउंसलर्स की ज़रूरत है, इस एरिया में प्रॉब्ली फैमिली फिजिशियन कोई ऐसा यहाँ पर फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में, जहाँ पर लोग आकर, शायद साइकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए, शायद साइकियाट्रिस्ट, ताकि लोग आए और अपने वो करें। क्योंकि सर दर्द और ये जो है ये, और आपस की बातें, 99% लोगों को सर दर्द नहीं होता था, वो सिर्फ बाहर निकलने का एक बहाना होता था। तो मैंने इस तरह बड़े रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च की। एक जगह मैं एक छोटी सी जगह है, एक मछेरों की बस्ती थी, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट किया, जहाँ पर मुझे पता चला कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने 400 औरतों की हेल्थ प्रोफाइलिंग की, 400, उनमें से 150 से ज़्यादा औरतें रीमैरिड थी। ओके। आपने रीमैरिड जो है, हमने औरत के लिए तो सुना भी नहीं है। मतलब हम बहुत कम, हम अगर 200 औरतों से मिलते हैं तो 2 औरतें नजर आती हैं जिनकी 2 शादियां होती हैं, वो बेचारी बेवा होगी। लेकिन मैंने देखा जवान औरतें रीमैरिड, 150-200 औरतें रीमैरिड थी। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न था। इट्स नॉट जस्ट हेल्थ प्रोफाइलिंग। वो पता चला कि वहाँ पर क्या वजह है, वहाँ पर गुटखा कितना कॉमन था, वहाँ पर क्यों तलाकें हो रही थी। सो वी एक्चुअली
conducted a research and we had different findings. Really? वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो फाइंडिंग्स बात करने का, लेकिन डॉक्टर के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ इन शॉर्ट कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ मरीज नहीं देखता, इन्फॉर्मेशन है ये, मरीज नहीं देखता, वो हिसाब लगाता है कि यहाँ ये बीमारी फैल क्यों रही है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ये पता चले कि ये यहाँ पर ये बीमारी क्यों है, यहाँ पर लोग इतनी सोशल जो है प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों एक जवान औरत जो है उसकी तीसरी शादी है। Really? मतलब एक 25 ईयर्स की औरत तीसरी शादी क्यों कर रही है वो, क्योंकि 12 साल में क्यों उसके बाप ने कर दी थी। ओके। फिर उसके बाद 16 साल में उसने खुद क्यों अपने मर्जी से कर ली, फिर वो क्यों खत्म हो गई। अब जो वो 2 बच्चे उसके लेकर जो ये तीसरे के साथ रह रही है, तो अब ये कितने दिन चलने वाली है। तो और जो है और आपको हैरानगी होगी कि एक जगह तो मैंने रिसर्च की जिसमें ये मुझे पता चला कि वहां पर औरतें हक महर में एक पुड़िया गुटखा लिखवाती हैं। नहीं करें ये एक इट्स अ रियल टाइम फाइंडिंग। Oh my God! कि हक महर में औरत एक पुड़िया गुटखा लिखवाती है, और औरतों ने मुझे खुद बताया, ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद जब पूछा लोगों से कि जो भाई मैंने औरतों से पूछा भाई तो कहती है कि ना हमने पिछले को इसलिए छोड़ा, उसने हमारी बात नहीं मानी। Wow. वो हमें गुटखा नहीं देता था। I mean, talk about women empowerment. and above all, उसके बाद अगर मैं पूछूं तुम्हारा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता बीबी, क्यों बच्चे को स्कूल, बाजी सुबह सोया पड़ा रहता है, जब तक गुटके की पुड़िया ना मिले उठता नहीं है। Yikes. यानी अपने बच्चों को भी वो ऐसी तरबियत कर रही है। अब आप खुद सोचें। तो ये गुटके के ऊपर कोई मना तो करने फिर हम वाला लोगों ने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गुटके के ऊपर, जिसका यकीनन थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। 10-20% भी लोगों को हमने बहुत खतरनाक कैंपेन चलाई वहां पर, पूरे मेरे सारे स्टूडेंट्स मिलकर हम लोगों ने। यकीनन फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये जो कैंपेनिंग होती है ना, उसका फायदा हमको फौरन नहीं दिखता। अगर हम 2 साल बाद कैंपेन करें तो फिर पता चलता है कि जो है कि पहले जो है इतनी फाइंडिंग्स थी और अब इतनी फाइंडिंग्स है ना। तो मतलब पहले जो है 100 लोगों में से 80 लोग गुटखा करते थे, अब 50 करते। तो ये फिर कुछ डिफरेंस तो नहीं तो डिफरेंसेस ऐसे ही होते हैं। डिफरेंसेस ऐसे थोड़ी होते हैं कि अगर हमने इन्फेंट मोर्टालिटी देखी है तो पहले जो थे 1000 में से 100 बच्चे मर जाते थे, तो अब 90 मरते हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन 90 अभी भी मर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 90 को हमने 10 तो कम कर लिया। सो ये जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनके इम्पैक्ट बड़े सालों में आते हैं। अब आई वांट टू रियली आस्क दिस क्वेश्चन, हालांकि अगेन दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर इट, बट एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है, सिंस गायनी नॉब्स का आपका बैकग्राउंड है, फिस्टुला। इसके जितने भी मरीज हैं वो इंटीरियर से बहुत ही खस्ता हाल इलाकों से आते हैं। क्या ये ऐसे ही है, या ये अपर क्लास में या जो अर्बन एरियाज में रहने वाली खवातीन हैं, ये उनको भी अफेक्ट कर रहा है? और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर में? आई नो समबडी हु इज डूइंग an enormous job, a remarkable job by opening a hospital specifically to cater this डिजीज और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द वुमेन। लेकिन वो औरतें जब तक वहां पहुंचती हैं ना, वो मरने ही वाली होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं, फिस्टुला जो है वो आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए कैंसर से ज्यादा मतलब वो है, उससे बेहतर है इंसान, मुझे कहना नहीं चाहिए, मरी जाए। हाँ, तो और वो क्यों होता है? जब आपकी डिलीवरी प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम्स आपको आपके साथ बहुत ही जिसको कहते हैं ब्रूटैलिटी से आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की जाए, जिसमें इलीगल अबॉर्शंस भी शामिल हैं, जिसमें थेराप्यूटिक अबॉर्शंस भी शामिल हैं, जिसमें दाई हैंडलिंग भी शामिल है, और जिसमें समथिंग लाइक विच आई शुड नॉट बी मेंशनिंग हियर, मगर ये सिर्फ मिस हैंडलिंग से होता है। इट इज नॉट बीमारी, इट इज मैल प्रैक्टिस। बीमारी थोड़ी है। एक औरत बेचारी
बच्चा पैदा करने गई है या उसका बच्चा अबॉर्ट हो रहा है और आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डाल रहे हैं और जो कि आप उसको इतनी क्रूअल्टी से उसको आप हैंडल कर रहे हैं, तो नाजुक सा इंसान उसके अंदर क्या बचता है? एक नाजुक सी एक औरत ही होती है ना बेचारी, और वो तो फिर वो कट जाती है, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी जगह होती है कि मतलब वो ठीक नहीं होती, वो बीमारी, उसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है कांस्टेंट। वो उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं उनकी, बल्कि शुरू क्या हो जाती है, मैरिज तो ओवर ही हो जाती है एक तरह से ना, मैरिटल रिलेशनशिप्स ओवर हो जाते हैं। सो इट इज़ हाँ, अगर आपने मुझे पूछा अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, उसमें ज़रा निस्बतन कम होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो बड़ी नाइसली हैंडल्ड एनवायरनमेंट में ये सारे क्योंकि प्रोसीजर्स होते हैं उनके, अस्पताल महंगे होते हैं और उसके बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर्स होती हैं, दाइयाँ वहाँ होती नहीं हैं, और बहुत ही हाई प्रोफाइल वहाँ पर, ये नहीं कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो भी जाती, फ़ौरन सर्जन आ जाता है, फ़ौरन ब्लड अरेंज हो जाता है, फ़ौरन सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग इज़, और पेन जो है पेन किलर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फॉरन अवेलेबल, एवरीथिंग इज एक्चुअली वेल मेंट, वेल मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड। सो इसलिए वहाँ पर ये बहुत कम होता है, और अगर होता है तो वो सू भी कर देती है वो औरत आपको। लेकिन हमारे यहाँ सू करने का नहीं तो नहीं, होता है अंदर अंदर होता है, वो बाहर नहीं आता। अच्छा। बाहर नहीं आता। ओके। और वो जो है, जो स्मार्ट लोग होते हैं उन्हें पता होता है कैसे करना है। तो ये कि ये चीज़ें पब्लिक नहीं होती हैं, अखबार में नहीं आती हैं, आ भी जाती हैं कभी कभी लेकिन नहीं आती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मुझे लगा कि डॉक्टर को बहुत कुछ और भी आना चाहिए। डॉक्टर के लिए जो स्किल ज़रूरत होती है, उस सिलसिले में मैंने MBA किया। फिर जब मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर लिया, फिर मुझे लगा कि ये सब जो स्किल मैंने सीखी, ये मुझे सिखानी भी चाहिए। देन आई जॉइंड एकेडमिक इंडस्ट्री, और फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई, और अब मैं माशाल्लाह पिछले 15 साल से यूनिवर्सिटी सेटअप में हूँ। वहाँ मैंने MPhil किया, MPhil बिजनेस मैनेजमेंट में किया, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर थी तो मेरी सारी रिसर्च जो थी वो हेल्थ के ऊपर थी। और उसके बाद फिर मैंने उसी तरह मैंने PhD किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरा जो थीसिस था वो भी मैंने डॉक्टर्स के ऊपर किया। और डॉक्टर्स को लीडर्स बनाने के लिए मैंने एक टूल डेवलप किया पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टूल जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ। और उसी के ऊपर मुझे अब पोस्ट डॉक्टरेट, जो कि PhD के बाद करते हैं, मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश और नेपाल और भूटान, इस किस्म के जो छोटे कंट्रीज़ हैं सार्क के अंदर जो आते हैं, उनके डॉक्टर्स की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं बना रही हूँ अभी। इट्स इन द प्रोसेस। पाकिस्तान के लिए नहीं वो इसलिए क्योंकि वो जो टूल है ना, वो मेरा पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे बना है। अच्छा। सो रिसर्च ये कहती है कि फिर आप वो टूल उसी पर नहीं अप्लाई कर सकते। अब आप, अगर आपने उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है ना कि इट वाज परफेक्ट, तो आपने उससे मिलते जुलते डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल कंट्रीज में जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो उनके ऊपर भी काम करता है, सो इट मीन्स ठीक है, माशाल्लाह। सो ये है कि इन दी एंड नहीं, लेकिन मैंने उसका पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो मैंने पायलट पाकिस्तान में कर लिया। तो अब ये है कि अब आप मुझसे पूछेंगी कि इतनी सारी डिग्रियां कैसे ले ली, कितनी सारी वो है। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, ये लोगों को यकीन नहीं आएगा, लोग समझेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। समझने में लोगों को क्यों समझते हैं? इंसान पढ़ाई में जो मेहनत हो रही होती है ना, वो पढ़ाई की जो मेहनत होती है वो कब तक होती है? वो होती है मेरे ख्याल है बैचलर्स तक। उसके बाद पढ़ाई जो होती है ना, वो पढ़ाई से ज्यादा आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी और आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स और आपकी जो पर्सनल इंटरेक्शंस विद द इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा बरूएकार आ रही होती है सामने। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जो है रट रट के इम्तहान दे रहे हैं। वो आपकी जो इनहेरेंट नॉलेज जो आपने इतने दिनों में जमा की होती है ना, वो उसी का ही, मास्टर्स के बाद वो वही का ही इम्तहान होता है, उसी का ही इम्तहान होता है। आई थिंक इट ऑल्सो ड्राइव्स यू टू लर्न मोर, टू एक्सेल मोर, ऐसा है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा जब मेरी PhD हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा तुमने PhD कब की? मतलब ये इतना अजीब और गरीब सवाल था। तो मैंने कहा, मैंने उसको ये बताया, तो कहते हैं मगर मुझे तो तुम कोई खास पढ़ती हुई या तुम कोई वो, तो फिर मैंने उनको बताया। फिर मैंने देखा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों का इंप्रेशन ये है कि PhD एक इतनी बड़ी डिग्री है कि उसमें तो इंसान पढ़ पढ़ के मर जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो PhD आपकी एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट है। आप
पढ़ा रहे हैं ना जो कुछ, वही चीज आप और अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं एक्चुअली वो आप पढ़ भी तो रहे हैं ना। और अगर आपके सब्जेक्ट भी आप वाले ही हैं तो फिर आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, आपके अंदर की इनहेरेंट नॉलेज भी जो है वो आपको, और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। अब जैसे बच्चे जो होते हैं उनका इम्तहान आता है तो उनको जान निकली हुई होती है उनकी, लेकिन जब हम एमफिल पीएचडी के लेवल पहुंचते हैं हमारी जान वान नहीं निकली हुई होती, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो हमारा पार्ट ऑफ द जॉब होती है। मतलब ये कि ये काम करना ही है ना, बस अब करना है, तो हमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने बड़े आराम से एमफिल पीएचडी किया, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आराम से हो गया, थोड़ा मेहनत भी करी तो, और मैंने जो है वर्क लाइफ बैलेंस, ख़ासतौर पे फैमिली बैलेंस को भी मैंने बहुत कोशिश की ठीक से करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह की रज़ा साथ में हो और अपने माँ बाप की दुआएं साथ में हो तो भाई ऐसे ऐसे पुले सरात निकल जाते हैं, पता तक नहीं चलता। तो बस फिर वो अब तो नो लुकिंग बैक, अब तो नो लुकिंग बैक। तो अब मेरा मियाँ मुझसे कभी कभी ये पूछते हैं, मुझसे मेरे हस्बैंड मुझसे ये पूछते हैं कि अब मजीद क्या करना है, करने का प्रोग्राम। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो ये अब इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स एक्चुअली माय लाइफस्टाइल नाउ। अब जैसे लोगों का लाइफस्टाइल होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी हॉबीज होती है जिम करना, कुछ लोग स्विमर्स होते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग शूटिंग करते हैं, कुछ लोग यू नो देयर। तो मेरी जो ये मेरी हॉबी है एक तरह से, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं नए नए आर्टिकल्स पढूं, मैं नए नए रिसर्च के ऊपर, मैं ज़रा सा मैं सड़क पे भी जा रही होती हूँ तो मुझे रिसर्च आइडिया आ जाता है एक फटाफट, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और फिर हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। और दूसरे ये कि तो ये सब चीज़ें, ये थी मेरी पूरी प्रोफेशनल वो। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए घर में अगर कोई औरतें हैं जो कि बैचलर्स करके शादी हो गई है, जिनकी मास्टर्स करके, उन बहनों से, उन बेटियों से खुदा के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो हैं ये मत समझें कि पढ़ाई कोई मुश्किल चीज़ होती है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होती पढ़ाई, ये सिर्फ हमें लग रहा होता है मुश्किल, जब तक हम उसमें घुसते नहीं हैं हमें पता कैसे चलेगा। आप मुझे बताएं, आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स करें, ऑनलाइन वो जो है कोई स्किल सेट सीखें, ऑनलाइन चीजें कर लें आप। मैं तो कहती हूँ आप ऑनलाइन भी क्यों करें, आप यूनिवर्सिटी जाएं, एक दफा यूनिवर्सिटी जाके तो देखें, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आप अच्छा सा तैयार होकर रोजाना जाएं, आपकी वहां भी इज्जत होती है, आप यंग हो जाते हैं, आप 10 साल छोटे हो जाते हैं क्योंकि आप अपने से 10 साल छोटे के साथ पढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे कमाई करनी है, इसलिए पढ़ना चाहिए कि पढ़ना एक बहुत मजे की हॉबी होती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कपड़े बनाना हॉबी आपकी, आप पढ़ के तो देखें ना, इतनी मजे मजे की चीजें आप पढ़ेंगे और फिर जब आप लोगों के सामने बात करेंगे, ओहो, फिर तो आप देखिएगा मार्केट वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन उस बात करने के लिए अंदर कुछ मवाद भी तो हो कि जब आप पढ़ेंगे तो फिर पढ़ना शुरू करें तो मवाद। आज अखबार में मैं देख रही थी, कोई लड़की है जिसने YouTube से या किसी ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ा के रिमोट एरिया समवेयर इन सिंध आई बिलीव शी इज पास्ड द CSS एग्जाम। तो बहरहाल वो CSS एग्जाम एक खास बेंचमार्क, एक खास उसको चेक करता है। बट व्हाट यू सेड वाज के इल्म तो एक बहता दरिया है, आप किसी से भी कहीं से भी कोई किताब उठा लें, किताबें पढ़ें। मुझे याद पड़ता है हमारी दादी और ये बड़े लोग बात किया करते थे, प्रॉपर स्कूलिंग लड़कियों के लिए उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। बट माई दादी वॉज सो वेल रेड कि लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी उन्होंने पढ़ा ली थी। 6 साल की उम्र से वो शेर कह रही हैं और फारसी में भी कह रही हैं। हमारी नानी हु नेवर रिसीव्ड एनी फॉर्मल एजुकेशन, फारसी में शेर याद, उर्दू में शेर याद, और हर मौके की मुनासिबत से अशार वो निकल के आते थे सामने। और वो जाहिर है जब मौके की मुनासिबत से बोल रहे थे तो समझ के बोल रहे थे, और कोई स्कूलिंग नहीं, कुछ डेटा कितना होगा सोचिए। तो इल्म तो ये वाला मामला है। आप लोगों को, यंग औरतों को और उन ख़वातीन को जो घर पे मैसेज दे रही थी, प्लीज़ एक मैसेज पेरेंट्स को भी दें हु वरी एंड जो अपनी एंग्जाइटी में बच्चों की एजुकेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। 7 साल 8 साल की उम्र के बच्चे हैं और माएँ अपना सर धुन रही हैं परेशानी में कि इसमें इतना पोटेंशियल है, ये वो नहीं कर रहा जो करना चाहिए, ये स्कूल बदल रही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, just because they are not satisfied कि ये इसकी एकेडमिक जर्नी जो है ये कितनी अच्छी होगी। अभी तो
तेरे सामने हाँ, आसमां और भी है और भाई। क्या। 7-8 साल की उम्र में तो उसको प्यार करें, अपनी वैल्यूज दें। तो एक हम्म, मैसेज उन मैं एंग्शियस पेरेंट्स के लिए भी। अच्छा देखिए, मैं इसलिए मैसेज दूंगी क्योंकि मैं भी वही एंग्शियस पेरेंट थी, और अब मैं अपने बच्चे पढ़ा के बड़े कर चुकी हूँ, और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों उन बच्चों की भी जिंदगी परेशान की हुई थी, और खुद तो मैं परेशान थी। कैन यू बिलीव कि मैं बच्चों के लिए कुरान खानी रखा के दुआएं मंगवाया करती थी कि इसका उस जगह एडमिशन हो जाए, इसका उस जगह एडमिशन हो जाए। रो रो के हशर हो जाता था अगर मेरे बच्चे का नंबर नहीं आते थे। ये मैं आपको अपनी एक पैथेटिक स्टोरी बता रही हूँ। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वाकई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों परफेक्ट जा रहे हैं, माशाल्लाह। और परफेक्ट जा रहे हैं, और तीनों ने बिल्कुल मेरी पसंद की कोई चीज नहीं की। मैं तीनों को डॉक्टर बनाना चाहती थी क्योंकि मैं डॉक्टर थी ना, इसलिए। मगर मेरे तीनों बच्चों ने कहा एक्सक्यूज मी, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज नहीं बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने अपनी पसंद से अपने लाइंस सब्जेक्ट्स को चुने। छोटी वाली ने तो अभी चुने नहीं है, लेकिन वो भी अपनी पसंद से चुनेगी, और मैं बिल्कुल उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी। और बस मैं वाकई ये बताऊं कि बच्चे जो हैं जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकती कि ये गिल्ट आपको मार डालता है कि मैं उस वक्त कहाँ थी, किधर थी। मैं कहाँ थी जब बच्चा 25 साल का बच्चा आपसे आके कुछ शेयर करे कि मम्मा मैं आपसे कहना चाहता था मगर आपने मेरी बात कहाँ सुनी थी, मुझे आपसे डर लगता था। अल्लाह अकबर। मैं अगर मैं कोई चीज़ अचीव नहीं करता था तो मैं आपको बताता नहीं था क्योंकि मुझे आपसे डर लगता था। आज मैं एक गिल्टी पेरेंट आपको बता रही हूँ कि ऐसा कभी भी ना होने दीजिएगा। बच्चों की गलतियां करने दें उन्हें, और बच्चों की गलतियों के बाद उन्हें फिर सीने से लगाएं, उनको फिर सीने से लगाएं, और उनको कहें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो गई, अब नहीं करेंगे हम। और अपना खौफ ना बैठने दें बच्चों के दिल में। ये मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, ये मैं बिल्कुल कोई ऐसी स्टोरी नहीं कर रही हूँ, ये मैं दिल की बात बता रही हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश वो जब ये कह रहा है तो यकीनन उस वक्त उसने उन चंद सालों में मुझे कितना मिस किया होगा। मैं उसके सामने थी, लेकिन मुझे मिस फिर भी वो करता था। वो रीच आउट नहीं कर सक रहा। बस उसको डर लगता था, अम्मी अब्बू से डर लगता था उसको लगता था डैडी डांटेंगे, उसको लगता था मम्मा डांटेंगी। यानी कि आप जो बात कह रही हैं वो ये कि अपने लाड और अपने गजब, गुस्से से, यानी दोनों से बच्चों को बचा के रखना ज़रूरी है कि हम इन दोनों सिचुएशंस में अपने बच्चों को तबाही की तरफ लीथल हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल। और वो मोहब्बत जो उनको बढ़ते हुए जब वो यंग होते हैं, अपने ज़िंदगी के कुछ ही कदम उठाए होते हैं, तो उस वक्त उनको हमारी अनकंडीशनल मोहब्बत की ज़रूरत है, और वो हम उनका हक भी है जो और हमें मैं देना आपको चाहिए। एक और छोटा सा वाकया बताऊं, ये मैं कल ही का वाकया बताती हूँ कि हमारी जो साहबजादी हैं वो हमसे मांग रही थी कि उनको आईफोन अपग्रेड करना है। जैसे कि आजकल आपको पता है हर बच्चे को आईफोन अपग्रेड करना है। तो उनको हमने बड़े प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हस्बे तवक्को वो बिल्कुल नहीं समझी। तो हमने उनको कहा कि अब्बा से पूछ लो, अगर अब्बा इजाज़त दे देंगे तो ठीक है, हम आपका फ़ोन अपग्रेड कर देंगे ना। तो अब्बा जब आए तो अब्बा से हमने ना, अब हम थोड़े बहुत अब्बा से डरते भी हैं, तो हमने उनसे ना बड़ा तमहीद बांध कर इधर उधर से स्टोरी लेकर आकर हमने वहाँ पर स्टोरी को एंड किया। हमने कहा कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि 1 साल हो गया है अब इसका हम थोड़ा सा अपग्रेड कर दें, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा। उन्होंने पहले तो वो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, और बिल्कुल सही कहा। मैं यकीन कीजिए कि हम सोचते हैं कि कभी-कभी हम अपने मियाँ बीवी में अक्सर तकरार ही चल रही होती है, लेकिन कभी-कभी आप नोट करें कि वो बिल्कुल सही पॉइंट होता है, उस पे तकरार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आसमा, तुम जो हो ना अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी असर्टिव हो जाओ। तुम बच्चों की बातों में कुछ ज़्यादा आ जाती हो, मोहब्बत में तुम ज़्यादा वो करती हो। तुम्हें पता है कि आईफोन अपग्रेड करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना उसका तुम रिपरकशन लेटर ऑन देखोगी। तुम क्यों एक बच्ची को जिसके पास ऑलरेडी एक आईफोन है उसको उससे भी बड़ा आईफोन दिला रही हो? तुम्हारे पास वो आईफोन आज भी नहीं है। तुम जो अफोर्ड कर सकती हो वो आज भी नहीं है। तुम बच्चों को रिवॉर्ड बेस्ड चीजें क्यों नहीं देती हो?
प्यार बेस्ड चीजें क्यों देती हो? और दुनिया की क्योंकि उसकी सहेली के पास है तो उसको उनको रिवॉर्ड दो, उसको बोलो ओ लेवल्स में नंबर लेकर आए, वो उसके बाद देखेंगे। इस बहाने वो कुछ तो करेगी ना। तो उसकी बात बिल्कुल सही लगी कि मैं कभी कभार मोहब्बत में माएँ जो होती है ना, वो बच्चों की गलतियों को छुपा जाती हैं, बच्चों की गलतियों के ऊपर कवर डालकर, और उनको बल्कि एक तरह से हम उनको बच्चों को अब्बा के खिलाफ ही कर देते हैं कि वो तुम्हारे अब्बा ने तो मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी की टीम होनी चाहिए बच्चों के लिए, ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल एक जैसी। बेशक बेशक, खूबसूरत बात, जबरदस्त बात। अच्छा, अब आपका अमेरिका का सफ़र, जहाँ पे आप पोस्ट डॉक रिसर्च और वहाँ के चैलेंजेस, क्विकली अगर हम इस पे भी बात कर लें, बिकॉज आप आती हैं जाती हैं और हर दफ़ा मज़ीद खूबसूरत और एनर्जेटिक होकर आती हैं, तो ये सफ़र होता है आपका। तो वहाँ के बारे में थोड़ी बात कि वहाँ क्या चैलेंजेस हैं, कि तो हमें यहाँ बैठ के लगता है ना ख्वाब, वाह अमेरिका जा रही हैं, लेकिन चैलेंजेस तो वहाँ पे भी होते हैं। एग्जैक्टली। और आप सोचें कि मैं वहाँ की ग्रीन कार्ड हूँ, मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं रह रही? मतलब मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे एक इंडियन फ्रेंड का SMS आया हुआ था और मुझे कह रहे थे कि इट्स अ ड्रीम फॉर एन इंडियन एटलीस्ट, पता नहीं आप पाकिस्तान में क्या है, कि अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड होता है तो वो जो है, आप क्यों नहीं वहाँ जाके रहती हैं? आपको तो जॉब्स भी मिल जाएंगी, आपको तो बल्कि मिल भी गई थी आपको जॉब्स, और आप छोड़ के क्यों आ गई? तो इसकी मैं आपको रीज़न बताऊं कि हम जिस तरह बच्चों को रेस करते हैं ना, वो हमारे कल्चरल वैल्यूज के बिल्कुल एन मुताबिक होता है। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ के सिस्टम में जाते हैं, जो बच्चा यहाँ 15 साल का हुआ है, वो बच्चा अचानक से वहाँ 16वें साल में वहाँ जाएगा, तो वो जो बच्चा वहाँ 15 साल का हुआ है उसके लिए वो चीज़ें बहुत नई होंगी, लेकिन जो यहाँ 15 साल का हुआ है वो एकदम से कल्चरल शॉक में जाएगा। और 15-16 साल की बहुत छोटी उम्र होती है, बहुत कल्चरल शॉक के लिए बहुत छोटी उम्र होती है। एकदम काया पलट भी सकती है और दोनों तरफ पलट सकती है। यानी कि हो सकता है कि वो टोटली रिलीजियस हो जाए, वो टोटली उसको लगने लगे बच्चे को कि सारी दुनिया तो ऐसी ही है, तो फिर मैं क्यों डिफरेंट हूँ। तो ये एक खौफ है मुझे, जिसकी वजह से मैं अपनी जो मेरे बड़े बच्चे हैं वो बड़े थे जब गए। जब मेरी बेटी थी वो 19 साल की थी जब गई, और जब मेरा बेटा 23 साल का था तब गया। तो 23 साल में इतनी मॉरल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं कि उसको पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। वैसे तो 15 साल वाले को भी पता होता है, लेकिन वो डरपोक सा कमजोर सा बच्चा होता है। एज होती है ना उस वक्त। हाँ, वो कमजोर सा बच्चा होता है। तो लेकिन 19 साल की लड़की भी समझदार होती है, यूनिवर्सिटी में गई पढ़ने, तो वो उसने वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, लेकिन उससे एक मॉरल वैल्यू अपने साथ बांध के लेकर गई थी। और मेरा बेटा भी लेकर गया था, तो वो दोनों के दोनों माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख गए। बेटी की वहाँ शादी हो गई, और शादी मैंने पाकिस्तान में की, वहाँ सिर्फ शादी के बाद गई है वहाँ पर। और बेटा जो है वो माशाल्लाह 25 साल का हो गया है और अब पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरी अभी एक बच्ची काफ़ी छोटी है। जब तक वो 18-19 साल की नहीं हो जाती, मुझे वहाँ मेरा नहीं ख्याल के जाना चाहिए। और क्योंकि उसके लिए एक मैं मैं अभी मेंटली खुद उसके लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं उसको, वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं। वहाँ एलिमेंट्री स्कूल के चैलेंजेस अलग हैं, वहाँ पर नौकरी ढूंढना, वहाँ पर घर लेके रहना, घर का मॉर्टगेज, गाड़ियाँ, एक ऐसा सिस्टम होता है जो यहाँ नहीं है। यहाँ आप अपने बाबा अजदाद के घर में रहते हैं, मज़े से 4-5 नौकर होते हैं, ये होता है होता है, आपकी सारी ज़िंदगी बड़े मज़े में होती है, मासी आके सफाई कर जाती है। वहाँ जी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपने इतने सारे रुपए लेके जाएंगे जो वहाँ इतने से रुपए बन जाएंगे, और वहाँ इतने से रुपए में कुछ भी नहीं होता। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो जिस जगह रह रहे हैं उसको अच्छा बनाएं, उसको अच्छा बनाएं, उसी को लिवेबल बनाएं। लेकिन अगर हिजरत को खुदा ने भी पसंद किया, हमारे हजूर ने भी पसंद किया, उन्होंने भी हिजरत की, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं हिजरत के खिलाफ बात कर रही हूँ। हिजरत के कोई खिलाफ नहीं है। अगर आपको रोजी किसी और जगह, किसी और मुल्क में अच्छी लगती है, तो ये तो हमने बाउंड्रीज बनाई, अल्लाह ने थोड़ी बनाई, अल्लाह ने तो दुनिया बनाई थी। तो जिधर आपको अच्छी रोजी मिलती है आप जाएं, लेकिन आप अपनी मॉरल वैल्यूज अपने साथ बांध के लेके एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड चेंजेस दैट कम अलोंग विद द चेंज। क्योंकि चेंज कहना और ये कहना कि हाँ हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, ये बहुत मजे की बात है, बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, मगर चेंज इज नॉट इजी भैया, नॉट एट ऑल। और चेंज ब्रिंग्स विद इटसेल्फ
with it a lot Lot of pain and a lot stresses. of challenges, lot of other things. So ये मेरा नहीं ख्याल के जो है, मेरा ये ख्याल है कि इस लाइफ में जो औरतें हैं और जो खास तौर पे जो अब यंग कपल्स हैं, everybody is aspiring to go to Canada or USA. नॉट अ बैड थिंग, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, अच्छी बात है, लेकिन या तो बहुत छोटी उम्र में चले जाएं, मेरी उम्र में जाएंगे तो भाई आपको झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ेगा और बर्फ़ हटानी पड़ेगी, गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, ग्रोसरी खुद लानी पड़ेगी, सब काम खुद करने पड़े। तो भाई हम तो इस यहाँ के मुल्क के आदी हैं, तो हम तो यहीं बैठे हुए, खुद जवानी में चले जाएं तो ठीक है। कचरा फेंकने के लिए भी हमें, कल मेरे बेटे से बात हो रही थी, ही इज इन शिकागो लिविंग इन विद हिज चचा, तो कहने अरे अम्मी मुझे अभी याद आया हमने कचरा नहीं फेंका, कल कचरे की गाड़ी आने वाली है, अब सुबह डांट पड़ेगी। मैंने कहा तो जाओ तुम फेंकाओ, कि मैं सवेरे उठ के फजर के वक्त चला जाऊंगा फेंक दूंगा। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्टेट्स के रात को अगर गलती से हमने कचरा नहीं फेंका तो घर सड़ने लगता है, और रात को याद आता था जब आप नमाज पढ़ के बिस्तर में लेट गए और तब आप वो कचरे का थैला लेके जा रहे हैं, तो मैं तो अपने साथ एक डंडा लेके जाती थी, क्योंकि वो बड़े वाले डम्पस्टर्स थे, उनमें रैकून्स होते थे, और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलें वो छल के आपके ऊपर आते थे। तो ये यहाँ तो मासियाँ और कचरे वाला अलग आता है और माली अलग आता है और गेट कीपर अलग है, तो ये शहाना लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। वो तो वहाँ मिलेगा ही नहीं, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी अमीर हो, वहाँ पर आपको शहाना लाइफस्टाइल नहीं मिलता। आपके पास हफ्ते में एक दफा मेड आएगी अगर आप बहुत अमीर हैं, और हफ्ते में एक दफा वो होगा, बाकी आपने खुद अपना किचन साफ करना है, अपना सब कुछ करना है, इसके लिए तैयार है तो फिर जाइए। लेकिन जवानी में सब काम हो जाता है, मेरा नहीं ख्याल के मिडिल एज में 40 के बाद 45 के बाद आप कहीं जाएंगे तो ये लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अच्छा डॉक्टर अस्मा, आपने अपने गायनी और ऑप्स की बात की और इतने मज़ेदार प्रोग्रेसिव आपने जिक्र किया रिसर्च का, दैट ये बहुत सोचने की और एहसास करने की बात है कि आपने इलाकों के मसाइल को समझते हुए उनको कुछ रिसर्च किया। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि यू कैन नेवर फॉरगेट, कोई ऐसा मरीज, कोई और इंसिडेंट ऐसा हुआ हो तो अगर आप शेयर करें, समथिंग दैट is still fresh in your mind like yesterday? मेरे लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी सारे हैं कि मैं which one to pick is again a challenge. तो लेट मी थिंक अबाउट इट। आपने मुझे एक दफा वो बताया था, आजकल हज का जमाना है, हज पे जा रहे हैं लोग, आप हज पे गई थी और एक मरीज को एग्जैक्टली वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही वाकई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं खेमे में थी, मिना के खेमे में थी, तो मेरे साथ एक खातून थी जो बुरके में थी, यानी कि वो खेमे में भी बुरके में थी, यानी कैन यू बिलीव कि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। अब खवातीन के खेमे में खातून बुरके में है, तो उन्होंने मुझसे आहिस्ता से आके पूछा कि मैंने सुना है आप डॉक्टर साहिबा हैं, तो मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी ना टांग में थोड़ी चोट लगी हुई, अगर आप चेक करें। मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर। तो मैंने उनकी टांग में जो ज़ख्म देखा तो मेरी पैरों तले, जिसको कहते हैं ना ज़मीन, निकल गई। Oh my God. मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी तो मुझे चक्कर आया, थोड़ा मुझे चक्कर आ गया, इतना बड़ा ज़ख्म था जो नीले रंग का था और एक ऑलमोस्ट एक छोटी सी फुटबॉल के साइज का उनकी टांग के ऊपर वो था। मतलब सह कैसे रही थी वो, पता नहीं, वो औरत चल कैसे रही थी वो औरत। वो तो मैंने उसको कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और उसके अलावा वो इन्फेक्शन कंट्रोल में भी काम करते हैं, तो अगर आप कहें तो मैं उनको बुला लूँ, साथ वाले खेमे में ही हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पर्दा करती हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगी ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं प्लीज़ दिखा दें, नहीं तो आप फ़ौरन इसी वक्त हस्पताल जाएं, और आप मुझे अपने मियाँ का नंबर दीजिए, मैं उनको बुलाऊंगी और उनसे कहूँगी कि आपको फ़ौरन अस्पताल लेके जाएं। तो हमने उनके मियाँ का नंबर लिया, मियाँ को बताया, और मियाँ को बताया कि ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, अगर आप उनको अस्पताल नहीं लाए तो फिर आप मेरे हस्बैंड को देखने दें। तो उनके मियाँ राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि आप दिखा दें। तो हमने, वो खातून जो थी, उन्होंने इतना किया कि उन्होंने खेमे में से सिर्फ अपनी टांग बाहर निकाली और बाहर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो टांग कटने की सिचुएशन है, गैंग्रीन हो रही है, ये टांग कटने की सिचुएशन के करीब हम आ चुके हैं, तो अब आप जो है ना, या तो इनको आप मुझे बताएं कि आपके पास दवाइयाँ कौन सी हैं। तो मैंने
अपने बैग में। अब ये खुदा का, ये देखिए ये खुदा का खेल था कि जब हम मक्का से निकलने लगे थे तो हमारे टूर ऑपरेटर ने हमसे कहा कि देखिए हम सिर्फ एक बैकपैक लेके जाएंगे, एक बैकपैक, और हम कुछ नहीं और लेके जा सकते, कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, तो आप बैकपैक में अपनी बस ज़रूरत का सामान रखिए। तो हमने अपनी ज़रूरत का सामान रखा और उसके बाद हमने अपने सूटकेस को देखा जो हम अपने पाकिस्तान से भर के लेके गए थे, दवाइयों का सूटकेस। पता नहीं क्यों हम दवाइयाँ भर के लेके गए थे, पता नहीं हम क्यों लेके गए थे। अल्लाह मियां की खुद हमने ऐसे, मसलहत था। हाँ हमने ऐसे नहीं किया, मैंने कैसे किया कि मैंने ऐसे यूं मुट्ठी से सूटकेस में से यूं दवाइयाँ उठाई, मतलब मैंने नाम नहीं पढ़ा दवाइयों का, मैंने ऐसे उठाई और अपने बैकपैक में डाल दी। मैंने यूं कर 2-3 मुट्ठियाँ जितनी ठूस सकती थी ना बैकपैक में मैंने ठूस ली। अब उसमें जो भी दवाई चली गई, मुझे नहीं पता कौन सी दवाई चली गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप दिखाइए कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर आई हैं। तो मैंने अपना बैग उनके सामने उलट दिया। वो हैरान रह गए कि उसमें सिर्फ वही दवाइयाँ थी जो कि एक स्टेज 4 इन्फेक्शन जो होता है, जो कि अनट्रीटेबल हो जाता है, सर्जिकली रिमूव होने वाला होता है, वो एक ख़ास किस्म की जो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स थे, वो थे जो कि नॉर्मली हम सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव यानी अस्पतालों में यूज़ करते हैं, घरों में थोड़ी यूज़ करते हैं हम। वो तो हॉस्पिटल में यूज़ होता है। रैंडम पिक किया था, वो मैंने रैंडम पिक किया था और वो सिर्फ वही थे। तो उसने कहा ये तुमने कैसे? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो कहता है कि मैं इसी का ही वेट कर रहा था और अब तुम अपने सामने इन खातून को, और कैन यू बिलीव मेरे पास वो सारी सर्जिकल ड्रेसिंग भी उस बैग में थी जो कि उस औरत को चाहिए थी। एक भी दवाई ऐसी नहीं थी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मिरेकल है। एक भी दवाई ऐसी नहीं थी जो कि उस औरत के इस्तेमाल के लिए वो नहीं थी, सब उन्हीं के लिए थे। सब दवाइयाँ जो मैंने मुट्ठी भर के डाली थी वो उन्हीं के लिए थी। उसके बाद उन्होंने कहा अब आप इनकी ड्रेसिंग करेंगी सुबह और शाम, जब तक आप इनके साथ ही रहिएगा, और आप इनके हाथ में गोली नहीं दीजिएगा, आप इनके मुंह में डालिएगा और आप बैठी रहिएगा जब तक ये निगल ना ले गोली। Oh my God. हम 2.5 दिन के मिना के, हमारे अरफात का दिन, उसके अलावा फिर हम जब वापस आए उसके बाद फिर हम जब जमरात गए, यानी कि हमारे हज की पूरे जो एक पूरी जर्नी थी उसमें हमने उनको पूरी वो दवाइयाँ खिलाते रहे और वो खातून व्हील चेयर पे हम उनको उनके हस्बैंड करवाते रहे, जो भी करते रहे। उसके बाद फिर हम मक्का में तवाफ़ ज़ियारत पे आ गए, फिर हम बिछड़ गए एक तरह से। तो जब हमारे जिस दिन जाने का वक्त था, हम उधर निकल रहे थे मदीना की तरफ, तो हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि एक दरवाजे पर बेल बजी, तो एक खातून अंदर आई और उन्होंने आकर आए और उसके बाद आके ना वो हस्बैंड, वो दोनों मियाँ बीवी अंदर आए। उन्होंने कहा कि और उन्होंने आए, मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ चूमा उन्होंने। तो उन्होंने कहा हम डॉक्टर के पास गए थे, मक्का जनरल हॉस्पिटल गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आपको ये दवाई किसने दी, पहले ये बताएं। तो उनका कि भाई इस तरह हमारे खैमे में एक डॉक्टर साहिबा थी और उनके हस्बैंड थे, उन्होंने ये दवाई दी। तो कहते पहले तो आप जाके उनका हाथ चूमें, क्योंकि आपका पूरा जख्म जो है ना वो डिमार्केट हो गया है और अब ये जो है टांग काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो यहाँ तक आपके घुटने से ऊपर जा रही थी गैंग्रीन जो है ना। तो मतलब और अब ये है कि ये इतना डिमार्केट हो गया कि अब सिर्फ हम इसको इतनी सी जगह को हम सर्जिकली रिमूव करेंगे, और वो भी अगर हम कुछ दिन और दवाई खिलाएं तो वो भी पककर ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने और कहते हैं देखें मैं खुद अपने पैर पे चल कर आई हूँ। तो ये एक ऐसा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है कि जब खुदा उधर बुलाता है ना, क्या बात है। तो वो सिर्फ हज के लिए नहीं बुलाया था, मैं तो लिख के दे दूँ, उसने मुझे इस औरत के लिए बुलाया था। क्या बात। और हमें जब अगर ये मालूम करना हो कि हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें ये वाक़यात याद करने चाहिए। वरना 5 नमाजें तो हम यहाँ भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद तो हम यहाँ भी पढ़ते हैं, चल के पढ़ लिया वहाँ पर। और वहाँ जो है ना हज जो होता है वो एक साथ रहने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे को सहने और एक दूसरे की मदद करने का नाम होता है हज। हज में गुस्सा, हज में लड़ाई, हज में स्टेटस को देखना कि ये इतने पैकेज का हज है, ये इतने पैकेज का है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास फैन नहीं आई, मेरे पास वो नहीं आया। आप बस अब हज पर आए हैं, जितना भी आपने पैसा खर्च किया वो वहीं छोड़ आए। अब आप सिर्फ हज पर हैं और हज को ऐसे करें जो कि नमाज रोज़ा आप यहाँ भी पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हज में तो इतना खुशू खजू भी नहीं आता जितना हम यहाँ अपनी कमरे की फजर में पढ़ते हैं। हज में इतना खुशू खजू नहीं आता क्योंकि इतना रश होता है, इतना वो होता है, खुशू करने के लिए इतनी दिक्कत होती है, इतनी लंबी लाइन, बस वो पढ़ लिया, तवाफ गुजर गया, सही गुजर गई। हज में इतना खुशू खजू लाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
हज का नाम ही यही है कि आप लोगों की कितनी मदद काम आते हैं। तो मुझे तो अपने खुदा पर पूरा यकीन है कि खुदा ने मुझसे और मेरे हस्बैंड से अल्लाह मैंने एक आपको मरीज का वसीला बना दिया एक किसी की। मरीज का हेल्प करनी थी, और उसकी 4-5-6 दिन जो हमने हेल्प की, उस हेल्प ने मुझे आज भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। 10 साल हो चुके हैं कि सुभान मुझे अल्लाह। लगता है कि मुझे खुदा ने वहाँ, तो ये मेरे लिए एक जिंदगी में एक लाइफ ना चेंजिंग एक्सपीरियंस था। नाकाबिले फरामोश वाक़या, और आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल। अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले ये बात कर रहे थे कि लोग हज पे जा रहे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे और सबको सादत जो है ये मिले और अफोर्ड भी कर सकें लोग जाने के लिए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है अपने घर जिसको बुलाना चाहे। और मस्जिद नबवी में जब मैंने हज किया अपनी वालदा के साथ, तो मस्जिद नबवी में हम बैठे हुए हैं और वहाँ पे ख़वातीन बैठ के बात कर रही हैं, तुम किसके साथ आई, वहाँ पे क्या तुम्हें मिला, लगेज टूरिस्टर मिले, ये मिला वो मिला। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो बात आप कह रही हैं कि कहाँ बैठे हुए हैं, ये तो सोचें। आप हुजूर के दरबार में बैठे हैं, रोज़े के सामने बैठे हुए हैं, सहन में बैठे हैं मस्जिद नबवी की, और आप ये स्टूपिड बातें कर रहे हैं कि क्या पैकेज कितने का और कौन सा एजेंट और क्या आपको उससे मराहतें मिली, सहूलतें मिली। भाई ये तो एक एक लम्हा दुआओं में गुजार दो। तो आप जो कह रही हैं बात, ये माइंडसेट हमारे अपने बनाए हुए होते हैं कि लूटने वाली दुआओं का मौका आपको मिल रहा है कि झोली भर भर के मांगो, और उसमें जैसा कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि आपको खिदमत का मौका मिल गया किसी की, ये तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसको अवेल कर लिया। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। जब मैं उसका जख्म निकाल कर पट्टी करती थी ना, तो आपकी सोच है कि वो कितनी एक तकलीफ थे, मतलब वो औरत कितनी तकलीफ में होती थी। वो जख्म अगर इतना पुराना था तो और उसमें से जब हम पीप निकालते थे और उसमें से जो स्मेल और ये, तो वो, और आपको पता है कि सिर्फ मैं नहीं, फिर मेरे साथ जो हम खैमे में जो 8-9 औरतें थी, हम सब मिलकर ये शुरू कर देते। मतलब आप सोचिए ना कि एक अच्छा काम बहुत से और लोगों को भी उस काम पे लग गया। मतलब ये कि मेरी हेल्प करते थे कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, मतलब एवरीथिंग। और मेरे साथ एक और डॉक्टर साहिबा थी, वो भी फिर मेरे साथ लग गई। तो ये कि एक अच्छे काम की एक हमारी एक टीम बन गई। और वो खातून आज भी हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं, और वो जो है वो कहती हैं हम कभी भूल सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि हज के जो दोस्तियां होती हैं वो उम्र भर की होती हैं, तो वो मेरे हज के जो दोस्त हैं वो उम्र भर के दोस्त हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रेंथनिंग नोट के साथ आज हम अपनी बातचीत को एंड करने जा रहे हैं। बहुत तक़वियत हो रही है और बहुत सुकून है इस बात पे कि हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मग़रिब की दुनिया को भी समझते हैं, वहाँ की सहूलियात को भी जानते हैं, एंड येट दे प्रेफर टू स्टे इन पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि इन देयर ओन वे दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री इन अ पॉजिटिव वे, और ऐसे लोग मिल जाएंगे। बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, मेरे करीब बैठी हैं और इतनी मज़े की बातें बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसमा फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर लाइफ एंड लर्निंग। आई एम ऑनर्ड, आपने मुझे बुलाया। नहीं, हम देखिए यही तो बात है कि हम्बलनेस होना भी ज़रूरी है। जो दरख्त फलदार होते हैं, जिन पे फूल होते हैं, वही झुकते हैं, जिन पे कुछ नहीं होता वो अकड़े रहते हैं। और डॉक्टर आसमा की यही एक खुसूसियत इनकी शख्सियत की है कि I fall in love with her every time I meet her. तो बहुत शुक्रिया for being here, sharing, and last and not least, thank you Rehan bhai for making this platform where we are able to talk and listen to people who are sending out such positive vibes and contributing for Pakistan in their own positive way. And to my lovely darling students Talha and Saad for motivating me to do this series of podcast. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.